कल नाजिया से अगर कोई पूछे कि बायोमॉलिक्यूल क्या है, तो नाजिया ये बोलेगी कि वो मॉलिक्यूल जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से डर काम करेगा, एक डराडर काम करेगा। डराडर कब काम करेगा? जब को फैक्टर इस एपो एंजाइम्स के साथ जुड़ेगा। बोला आयशा जी कोई लिविंग टिश्यू लाओ। आयशा ने लीवर और लीफ का पत्ता लाया और उसको कहा एक पिस्टल, मोटर और पिस्टल में डाला। मोटर और पिस्टल क्या होता है? वो हमारे घर में ओखली होती है ना, उसमें डाला और उसमें इसको क्या किया गया? पीसा गया। और ये जो इरम जी हैं ये फंस जाती हैं इसके हेलिकल स्ट्रक्चर में, बिकॉज आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर ट्रैप्ड इन अ हेलिकल पार्ट ऑफ द, तरफ अमाइन ग्रुप, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ आमीना साहब, एक तरफ चौधरी साहब। इसको लिखेंगे कैसे? इसका अमाइनो उठाएंगे, इसका एसिड उठाएंगे और इसको बोलेंगे अमाइनो। स्ट्रक्चर था ये देने वाला कौन था? दैट इन वाटसन एंड क्रिक। सी फॉर चौधरी साहब, डब्ल्यू फॉर वजाइटसन। वाटसन और क्रिक थे हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नज़ीर, मुदस्सिर, मुबशिर, आसिया, रोहन, करण, रवि, पीयूष, भार्गव, मदीहा, नादिया, ओवेस, ओजेन, मेरे प्यारे बच्चे गुड्डू, क्या हाल है? सब बढ़िया? सब बढ़िया। क्या कर रहे हो सर? बायो तैयार कर रहे हैं। इस वक्त बैठ के बड़ी टेंशन है, केवल 2 ही दिन बचे हैं। नो इशू, कहंदी हुंदी सी ज्यादा कप पला दे, नाले चण तक राह बना दे। अच्छा जी सर, इतना ही गाना आता था? हाँ, इतना ही आता था, ऐसे ही मैंने बोल दिया। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। आप हमारी इतनी मदद कर रहे हो, हम आपकी ये फालतू की बकवास भी सुन लेंगे। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बायोलॉजी का 11वां वन शॉट है। ठीक, अच्छा, मैं बिल्कुल बकवास ना, कोई बकवास करते हुए इधर मैं लिख दूंगा दैट इज वन शॉट। वन शॉट कितना, कौन से नंबर वाला है? 11 नंबर वाला, दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर बायोमॉलिक्यूल्स लाओ, बायोमॉलिक्यूल्स लाओ, तो लाओ, ये आपके सामने रहा बायोमॉलिक्यूल्स। बहुत सारे बच्चों ने स्कूल में और अपने कोचिंग में ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ रखा। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना। देखो, पहली बात तो मैं आपको मतलब समझाऊंगा बायोमॉलिक्यूल्स का। ठीक, ध्यान से अच्छे से समझना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? अच्छा, ओके। सबसे पहले तो समझो कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक, एलिमेंट्स वो चीज होती है जिससे मेड अप द यूनिवर्स, जिससे पूरा यूनिवर्स बना होता है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिससे पूरा यूनिवर्स बना होता है। ठीक, अभी तक हमें कितने एलिमेंट्स पता है? हमें 118 एलिमेंट्स के बारे में पूरी नॉलेज है। ठीक, जब ये एलिमेंट्स जुड़ते हैं, जब ये एलिमेंट्स जुड़ते हैं, जैसे एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो हमारे पास बना मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन था, एक और ऑक्सीजन जुड़ा तो हमारे पास बना मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल बना इसको बोलते हैं वाटर, और ये जो मॉलिक्यूल बना इसको बोला जाता है ऑक्सीजन गैस। तो ध्यान से देखो, पूरी कायनात बनी है एलिमेंट से। 118 एलिमेंट हमें पता है। एलिमेंट जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर सेम तरह के एलिमेंट जुड़े
तो होमो मॉलिक्यूल। और अगर डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल जुड़े, एटम जुड़े या एलिमेंट जुड़े तो वो बनाएंगे हेटेरो मॉलिक्यूल। होप आपको ये चीज समझ आई होगी, मतलब एलिमेंट मॉलिक्यूल। और कुछ कुछ केसेस में बहुत ज्यादा एलिमेंट जुड़ते हैं, बहुत ज्यादा एलिमेंट जुड़ते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल है C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोस। क्या बोलते हैं? ग्लूकोस बोलते हैं। मतलब मॉलिक्यूल एलिमेंट से बनता है। वो मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल में सेम तरह के एटम हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के एटम हो सकते हैं, कम एटम हो सकते हैं, ज्यादा एटम हो सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास है एक मॉलिक्यूल। ये मेरे पास है मॉलिक्यूल लिखा है, और ये है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होगी? द मॉलिक्यूल्स which support the life, the molecule which support the life is known as बायोमॉलिक्यूल। और हमारे पास बशीर साहब क्या बोल रहे हैं? बशीर साहब डिस्कस कर रहे हैं नाजिया के साथ कि बायोमॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं। हमारे पास बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट आता है, हमारे पास बायोमॉलिक्यूल में प्रोटीन आता है, हमारे पास बायोमॉलिक्यूल में डीएनए आता है, आरएनए आता है, हमारे पास बायोमॉलिक्यूल में एंजाइम्स आते हैं। होप आपको ये वाला कंसेप्ट यहां पे क्लियर होता होगा कि बायोमॉलिक्यूल क्या है। कल नाजिया से अगर कोई पूछे कि बायोमॉलिक्यूल क्या है, तो नाजिया ये बोलेगी कि वो मॉलिक्यूल जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से कोई चीज जिंदा बनती है, उसको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। अगर कोई आप एनिमल टिश्यू लेते हो, एनिमल का कोई मांस का टुकड़ा लेते हो, प्लांट का कोई टुकड़ा लेते हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हो, उसको पीसते हो और उसका केमिकल एनालिसिस करते हो। मतलब आपने शाजिया को एनिमल टिश्यू दिया, प्लांट टिश्यू दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया, उसने पीसा, है ना, उसकी एनालिसिस की, तो सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल्स आर प्रेजेंट बट इन डिफरेंट अमाउंट। उसने ये देखा कि हर एक ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सब में एक ही तरह के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, बट वो उनकी क्वांटिटी क्या है? अलग अलग है। वैसे ही नाजिया को मैंने ह्यूमन की स्किन दी और अर्थ का क्रस्ट दिया, अर्थ का, जमीन का कुछ हिस्सा दिया जो नॉन लिविंग था। उसने केमिकली एनालाइज किया तो उसने ये देखा सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल्स, मतलब अर्थ में भी और ह्यूमंस में भी सिमिलर तरह के ही केमिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, बट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट अमाउंट, बट उनका अमाउंट क्या है? अलग अलग है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। मैं बोल रहा हूं ह्यूमन बॉडी में और अर्थ की बॉडी में। ह्यूमन बॉडी मतलब मैंने बशीरे की बॉडी को एनालाइज किया और अर्थ को एनालाइज किया, जमीन को एनालाइज किया, और मैंने ये देखा कि दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कॉमन है। ये एलिमेंट्स अर्थ में भी मिलते हैं, ये एनिमल्स ह्यूमन बीइंग के बीच में भी रहते हैं। देखो, एलिमेंट हाइड्रोजन अर्थ में ये इसकी परसेंटेज है 0.1%, ह्यूमन में है 0.5%, कार्बन अर्थ में है 0.03%, ह्यूमन बॉडी में 8.5%, ऑक्सीजन अर्थ में है 4.6%, ह्यूमन बॉडी में है 6.5%, नाइट्रोजन का वेट है बहुत कम, ट्रेसिस में होता है, किसमें? अर्थ में। ह्यूमन बॉडी में 3.3%, सल्फर वेट है 0.03%, ह्यूमन बॉडी में है 0.3%, सोडियम है दैट इज अर्थ में 2.8%, ह्यूमन बॉडी में 0.2%, कैल्शियम है 3.6%, ह्यूमन बॉडी में 1.5%, मैग्नीशियम है अर्थ में 2.1%, ह्यूमन बॉडी में 0.1%, सिलिकॉन
सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन अर्थ में है दैट इज 7.7%, और हमारी बॉडी में है नेग्लिजिबल। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, सबसे ज्यादा एलिमेंट, और अर्थ में भी क्या होता है? ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताती है कि हमारी बॉडी में भी ये वाले एलिमेंट्स हैं और अर्थ में भी ये वाले एलिमेंट्स हैं। इससे ये पता चला कि हमारी या बशीरे या नाजिया की जो बॉडी है वो किससे बनी है? उन्हीं एलिमेंट से बनी है जिस एलिमेंट से हमारा सॉइल या अर्थ क्रस्ट बना है। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक present in a living, or what type of organic molecule present in living organism? मतलब बशीरे में कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं? अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना। जब मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन टूगेदर प्रेजेंट है। ठीक, अच्छा, इसके लिए मैंने क्या बोला? मैंने बोला आयशा जी कोई लिविंग टिश्यू लाओ। आयशा ने लीवर और लीफ का पत्ता लाया और उसको कहा एक पिस्टल, मोटर और पिस्टल में डाला। मोटर और पिस्टल क्या होता है? वो हमारे घर में ओखली होती है ना, उसमें डाला, और उसमें इसको क्या किया गया? पीसा गया किसके प्रेजेंस में? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में बहुत अच्छे से ग्राइंड किया गया। ठीक है, फिर यहां पे एक गाढ़ा स्लरी बना। गाढ़ा स्लरी कैसा? जैसे वो तरी होती है ना, वैसे बनाया गया। जब बनाया गया, इसको ट्रांसफर किया गया किसमें? चीज कॉटन क्लॉथ में, ऐसे कपड़े में डाला गया और उसको इधर नचोड़ा गया। जब नचोड़ा गया तो एक फ्लूइड हमारे पास दोबारा मिला। इस फ्लूइड को दोबारा फिल्टर किया गया। जो चीज फिल्टर नहीं हुई उसको बोला रीटेंटेट, जो बच गई ऊपर, रीटेंट। ये एसिड इनसॉल्युबल है, ये एसिड में घुलता नहीं है, और इसमें मैक्रोमॉलिक्यूल आते हैं। आर सेल ऑर्गेनेलीज आए। कौन से? जो एसिड में नहीं घुले, और जो एसिड में घुल गए वो नीचे आ गए, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। ये एसिड सॉल्युबल पूल बना। ठीक, और इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स रहे, जैसे आइंस, मिनरल्स वगैरह रहे। होप आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। एसिड इनसॉल्युबल में बड़े बड़े मॉलिक्यूल, एसिड सॉल्युबल में छोटे छोटे मॉलिक्यूल। बशीर साहब, एसिड सॉल्युबल में छोटे मॉलिक्यूल, एसिड सॉल्युबल पूल में छोटे मॉलिक्यूल, एसिड इनसॉल्युबल में बड़े बड़े मॉलिक्यूल। अब इसको थोड़ी डिटेलिंग करेंगे। देखो, जो थिक स्लरी थी उसकी दो कैटेगरी है, एसिड सॉल्युबल पोल, एसिड इनसॉल्युबल पोल। जब हमने उसको केमिकली एनालाइज किया एसिड सॉल्युबल को, तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। वो क्या हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। और इसमें आएंगे कैसे? जैसे मोनोसैकेराइड हो गए, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, फिर अमाइनो एसिड्स हो गए। ठीक है, फिर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। ये क्या होते हैं? नॉन पॉलीमरिक या मोनोमर्स होते हैं। मतलब ये छोटे छोटे होते हैं। मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो ऐसे जुड़ के पॉलीमर्स नहीं बनाते, ये पॉलीमराइजेशन नहीं करते, ये मोनोमर्स होते। ठीक है, इनका वेट 18 से 800 डाल्टन तक होता है। ये माइक्रो मॉलिक्यूल होते। एसिड इनसॉल्युबल को जब केमिकली एनालाइज किया तो यहां पे ऐसे मॉलिक्यूल मिले जो पॉलीमराइजेशन के फॉर्म में थे। बशीर साहब, उसमें पॉलीसैकेराइड आ सकता है, प्रोटीन आ सकता है, न्यूक्लिक एसिड आ सकता है, और लिपिड आ सकता है। यहां लिपिड की कुछ एक्सेप्शन है, बताऊंगा क्या एक्सेप्शन है। बट इस केस में पॉलीमरिक कंपाउंड्स हैं, इनका वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा, और ये मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। एक चीज ध्यान में रखना, बहुत अच्छे से समझना, जो लिपिड है ये इनसॉल्युबल है, एसिड इनसॉल्युबल है, बट इसका जो वेट है ये 800 डाल्टन
डाल्टन से छोटा है। इसको इनसॉल्युबल पूल में इसलिए डाला गया है क्योंकि ये एसिड में इनसॉल्युबल है, बट इसका वेट बिल्कुल माइक्रो मॉलिक्यूल की तरह है और ये कोई भी पॉलीमर नहीं बनाता। आप फैट में, ऑयल में नहीं देखते कि एक यूनिट दूसरे यूनिट तीसरे यूनिट के साथ ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है। नाजिया जी पढ़ो, नाजिया जी चाटे बंद कर दो, नाजिया जी अल्लाह का वास्ता आपको, नाजिया जी। अच्छा जी, ओके। कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल में क्या कंपोजिशन होती है? जो हमारा सेल होता है वो किससे बना होता है? अगर आप ध्यान से देखो, पानी 70 से 90%, प्रोटीन 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, आइंस 1%। अगर आप पानी अगर ज्यादा देखोगे तो क्या है? मोस्ट अबंडेंट केमिकल क्या है? वाटर है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट केमिकल प्रोटीन है और थर्ड मोस्ट अबंडेंट केमिकल प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन सा है? प्रोटीन। एंड सेकंड कौन सा? दैट इज न्यूक्लिक एसिड। होप आपको यह चीज समझ आई होगी। अच्छा, मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ये सेल के प्रोडक्ट होते हैं। सेल बनाता है इनको, सेल बनाता है इनको। देखो, एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, एक होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखना, आपके क्लास के टीचर ने इतना अच्छे से नहीं बताया होगा नाजिया जी आपको कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में क्या फर्क है। दे आर फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में फाउंड होता है। सेकेंडरी, दे आर फाउंड इन सम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, ये सब में होते हैं, ये कुछ में होते हैं। दे प्लेज अ रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं। जैसे ग्लूकोज है, हमें एनर्जी देता है। दे इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिक एसिड, ये हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। और ध्यान से देखना, ये सेल्स के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी बॉडी में, बट दे डू नॉट इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलप, ये हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होते। दे यूज इन अ ह्यूमन वेलफेयर, मतलब इंसान इनको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करता है और उससे पैसा कमाता है। ठीक है। एंड सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर रबर, जैसे प्लांट्स, एक रबर प्लांट है, उसके सेल्स रबर बनाते हैं, तो इंसान रबर बेचता है और उससे क्या बनाता है? पैसे कमाता है। गम हो गया, सेंट्स हो गए, ड्रग्स हो गए, अल्कोहलाइड्स हो गए। ठीक। अच्छा, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जैसे ड्रग्स में एक नाम याद करो, जैसे विनोब्लास्टिन एंड कुकमिन। ठीक है। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, लैसिथिन में कॉन कैनावालिन ए। ठीक है। टॉक्सिन में अबरिन एंड रिसिन। अल्कोहलाइड, ये क्या है? दैट इज कैटेगरी है केमिकल और उसकी एग्जांपल है। अल्कोहलाइड में मॉर्फिन एंड कोडेन। अच्छा, पिगमेंट में कैरोटीनाइड एंड एंथोसायानिन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सी पिगमेंट है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ठीक है। कैरोटीनॉइड एंड एंथोसायानिन। पॉलीमरिक सब्सटेंस में रबर, गम एंड सेलुलोज। और टेरिपिनॉइड्स में मोनोटेरिपिनॉइड्स एंड डाइटेरपिनिन्स। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब ये पहला बायोमॉलिक्यूल आता है जिसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स याद रखना, ये पॉलीसैकेराइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते, आराम से सुनना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और इनमें फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होता है, या तो अल्कोहल होता है, या कीटोन होता है। ये याद रख लेना। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें एल्डिहाइड हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, या कीटोन होता है। ये पानी में घुलते नहीं हैं। ये नॉट स्वीट इन टेस्ट, ना ये स्वीट होते हैं। दे आर नॉट नोन एज शुगर, इनको शुगर नहीं बोलते हैं। कंप्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, साइज बड़ा होता है, रिएक्टिविटी कम होती है, किसी के साथ कम रिएक्ट करते, मतलब ये किसी के साथ कम से जुड़ते हैं। इनकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पॉलीसैकेराइड के नहीं होते। सोलर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। पॉलीसैकेराइड हैव ओनली सिंगल रिड्यूसिंग एजेंट,
एक ही एंड इनका रिड्यूसिंग होता है, विच इज लोकेटेड एट राइट साइड या राइट एंड में। फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। मैंने बोला ना आपको, एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड या मैं क्या बोल रहा हूं, कीटोन ग्रुप। अच्छा, इनका फंक्शंस क्या है? फंक्शन हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर बनाते होंगे, जैसे सेल वॉल है, फंजाई में काइटिन है, सेलुलोज प्लांट में हो गया, हेमीसेलुलोज एल्गी में हो गया, पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया में हो गया, पैक्टिन एल्गी में हो गया, ठीक है। अच्छा, स्टोरेज फूड में भी मतलब ये स्टोरेज फूड की फॉर्म में भी होता है, जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड इंसुलिन। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। देखो, टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड, टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड होमोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड मतलब ये बना होता है सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, मतलब अगर एक यूनिट ग्लूकोज है तो इसमें जो दूसरी यूनिट जुड़ेगी वो भी ग्लूकोज की ही जुड़ेगी, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। जैसे सेलुलोज में सब ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन में सब ग्लूकोज होता है, स्टार्च में सब ग्लूकोज होता है, काइटिन में सब ग्लूकोज होता है, इनोलिन में भी सब ग्लूकोज होता है। बात समझ आइए ना। हटीरो में क्या होगा कि अगर एक ग्लूकोज का है, दूसरा कोई यूनिट और का हो जाएगा, फ्रुक्टोज का हो जाएगा, ग्लूकोज का है फ्रुक्टोज का हो जाएगा। तो मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड। इसमें एक 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 जैसा, बशीरा 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 बशीरा, इसमें बशीरा नाजिया बशीरा नाजिया, इसमें हाइलोरोनिक एसिड हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया, पेप्टाइडोग्लाइकन हो गया, पैक्टिन हो गया, हेपरिन हो गया और अगर हो गया। ये उसकी एग्जांपल है। सेलुलोज की एग्जांपल में आप एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड करवा रहा हूं। इसमें सेलुलोज, सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज में ग्लूकोज 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 जुड़ा होता है, और जो ग्लूकोज की टाइप है वो कौन सी है? दैट इज बीटा डी ग्लूकोज जुड़ा होता है। और किस यूनिट से जुड़ा, किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पे कार्बन 1 होता है, यहां पे 4 होता है, तो इसको बोलते हैं बीटा 1,4 लिंकेज। ये अनब्रांच होता है, स्ट्रेट चेन होती है। abundantly found in the cell wall of plant। कहां होता है? सेल वॉल ऑफ प्लांट। मोस्ट abundant ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे अर्थ पे। बशीर साहब, अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आपका जवाब सेलुलोज होना चाहिए, ठीक है। यूजेस पेपर फॉर्मेशन में। आयोडीन टेस्ट ये नेगेटिव देता है, ये नेगेटिव देता है। सेलुलोज आयोडीन टेस्ट नहीं देता, बिकॉज आयोडीन मॉलिक्यूल कैन नॉट बाइंड विद द स्ट्रेट चेन ऑफ सेलुलोज। मतलब आयोडीन को जगह ही नहीं मिलती यहां पे रिलेशनशिप बनाने के लिए, ठीक है। ईरम को जगह ही नहीं मिलती यहां पे रिलेशनशिप बनाने के लिए। फिर आता है ग्लाइकोजन, ये सेकंड पॉलीसेक्राइड है। ये किससे जुड़ा होता है? ये अल्फा डी ग्लूकोज से। अल्फा डी ग्लूकोज मतलब यहां पे अल्फा डी ग्लूकोज जुड़े होते हैं। ये थोड़ा सा ब्रांच भी होती है इसकी, स्ट्रेट चेन ब्रांच थोड़ी सी निकलती है, बट सेलुलोज की ब्रांच नहीं निकलती थी। ये स्टोर फूड होता है एनिमल में। आयोडीन पॉजिटिव टेस्ट देता है, आयोडीन मॉलिक्यूल बाइंड विद द ब्रांच स्ट्रक्चर। अब यहां पे इरम बाइंड कर सकती है, मतलब ये ब्रांच बनाता है ना, अल्फा डी ग्लूकोज की ब्रांचिंग होती है, वहां पे आयोडीन अटैच होता है और ये आयोडीन टेस्ट देता है जो रेड कलर में होता है। इसी तरह से स्टार्च है, ये अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज की एक यूनिट, अल्फा डी ग्लूकोज की दूसरी यूनिट, अल्फा डी ग्लूकोज की तीसरी यूनिट, ठीक है। स्ट्रक्चर सेकेंडरी हेलिकल, मतलब ये प्राइमरी ऐसे होता है, थोड़ी मॉडिफिकेशन होती है और हेलिकल स्ट्रक्चर भी बनता है, ठीक है। और ये स्टोर फूड होता है प्लांट में, ये याद रख, ये हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देता है और उसमें कलर क्या हो जाता है? ब्लू। और ये जो इरम जी हैं ये फंस जाती हैं इसके हेलिकल स्ट्रक्चर में, बिकॉज आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर ट्रैप्ड इन अ हेलिकल पार्ट ऑफ द स्टार्च। और आपको ये चीज समझ आई होगी। इसी तरह से दो
और दो और पॉलीसेकेराइड हैं, एक है काइटिन, दूसरा है इनुलिन। जो काइटिन है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की यूनिट से बना है। यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, यहाँ पे क्या है, बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एक यूनिट, फिर बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन दूसरी यूनिट ऐसे जुड़ी होती है। और यहाँ पे भी बीच में जो बॉन्ड होती है उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। ये सेकंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अबेंडेंटली फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंगस, फंगस में होता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट वगैरह में भी। वो जो कॉकरोच होता है ना, वो जो जैकेट पहनता है ना, वो किसकी बनी होती है, दैट इज काइटिन की बनी होती है। इन्यूलिन पॉलीमर ऑफ बीटा फ्रुक्टोज, ये किससे बना होता है, बीटा फ्रुक्टोज से। यहाँ पे बीटा फ्रुक्टोज की यूनिटें जुड़ी होती हैं, बट ये बहुत लंबी चेन चलती है, इस साइड से भी इस साइड से भी। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है, वाटर सॉल्युबल बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। ये पानी में घुल जाता है बट बॉडी की एक्टिविटी में कोई भी मैन फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। यूज इन डिटेक्शन ऑफ किडनी फंक्शन, GFR चेकिंग, ठीक है, ग्लोमरस फिल्ट्रेशन रेट के चेकिंग में इस्तेमाल आता है। ये चीज याद रखनी है। यहां पे पॉलीसेकेराइड होता है हमारा फिनिश। दूसरा टॉपिक आता है लिपिड, जिसको आप क्या बोलते हो, ऑयल भी बोलते हो या फैट भी बोलते हो। दे आर नॉन पॉलीमर, मतलब यहां पे पॉलीमराइजेशन नहीं होती, नॉन पॉलीमरिक सब्सटेंस। मतलब जैसे वहां पे आपको दिख रहा था कि मोनोसेकेराइड 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 जुड़ जुड़ के हमारे पास पॉलीसेकेराइड बन रहे थे, बट ऐसा कुछ यहां पे नहीं होता। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, पोलर सॉल्वेंट में ये घुल जाता है। पोलर सॉल्वेंट मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर और पोलर सॉल्वेंट में ये नहीं घुलता, ये नॉन पोलर जैसे बेंजीन में घुल जाता है। अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन देखें, मतलब इस लिपिड को क्लासिफाई करें, एक कैटेगरी आती है सिंपल लिपिड, जो नेचुरल लिपिड है, जिसकी एग्जांपल है वैक्स। सिंपल लिपिड को मैं डिस्कस करूंगा। एक है कंपाउंड और कंजुगेट लिपिड, जिसमें कोई दूसरा लिपिड पार्ट भी होगा बट नॉन लिपिड पार्ट भी उसमें होगा। लिपिड डेरिवेटिव जैसे स्टीरॉइड है, स्टीरॉइड क्या है, एक लिपिड डेरिवेटिव है। कोलेस्ट्रॉल, यहां पे जो फैटी एसिड है वो एब्सेंट है। इस कोलेस्ट्रॉल में फैटी एसिड नहीं होता, बट अल्कोहलिक ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अल्कोहलिक ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और स्टीरॉइड डेरिवेटिव है लिपिड का। अगर आप ध्यान से देखो सिंपल लिपिड को, सिंपल लिपिड जो मैं पहले बता रहा हूं, ये क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जुड़ते हैं और सिंपल लिपिड बनता है। क्या, ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, ग्लिसरॉल एक क्या है, अल्कोहल। और फैटिक एसिड क्या है, एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये जुड़ते हैं तो लिपिड बनता है। वहीं मैंने स्टीरॉइड में क्या बोला, मैंने बोला जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें ये फैटी एसिड वाला पार्ट नहीं होता, बट अल्कोहलिक पार्ट होता है। तो मेरी बात ध्यान से समझना, जो लिपिड है वो फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से जुड़ा होता है। अगर एक फैटी एसिड हो, एक ग्लिसरॉल, तो इसको बोलते हैं मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर दो फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल हो तो डाइग्लिसरिक एसिड। तीन फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल हो तो ट्राई फैटी एसिड बोलते हैं। ट्रू लिपिड या न्यूट्रल लिपिड इज मोस्ट कॉमन ट्राइग्लिसराइड। जो ट्रू लिपिड है वो मोस्ट कॉमनली क्या, ट्राइग्लिसराइड है, जिसमें एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड है। मतलब इसमें होता क्या है, ग्लिसरॉल ऐसे होता है, ग्लिसरॉल ये CHOH, ये CH2OH, ये ग्लिसरॉल है हमारे पास। और इधर फैटी एसिड और फैटी एसिड जुड़ा होता है। तो ये एक्चुअली में ट्रू और नेचुरल क्या है, लिपिड है। अब देखना ध्यान से, तीन फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल मिलता है तो ट्राइग्लिसराइड बनता है। बात समझ आई कि नहीं है। फैटी एसिड क्या होता है, दैट इज ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, बट कार्बन चेन इसकी बहुत लंबी होती है।
1 से लेकर 19 कार्बन भी होते हैं। होप आपको सिंपल लिपिड समझ आया होगा। मेरी बात सुनना, जो सिंपल लिपिड है या फैटी एसिड है, जो ये फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। ये हार्मफुल होता है, ये बेनिफिशियल होता है। यहां पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, यहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। दे आर सिंथेसाइज इन ओवर बॉडी, हमारी बॉडी में बनते हैं। ये जर्नली आर नॉट सिंथेसाइज इन ओवर बॉडी। इसमें एग्जांपल है पाल्मिटिक एसिड, जिसमें 16 कार्बन होते हैं, ठीक। और इसमें आर्किडोनिक एसिड, जिसमें 20 कार्बन होते हैं और 4 डबल बॉन्ड होते हैं। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। टाइप्स ऑफ लिपिड, मेल्टिंग पॉइंट अगर ज्यादा है तो ये सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर में, जैसे फैट, घी और बटर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और ऐसे फैट या लिपिड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ फैट। घी और बटर हम क्या बोलेंगे, दैट इज सॉलिड फैट। क्या बोलेंगे, सॉलिड फैट। इफ मेल्टिंग पॉइंट इज कम है रूम टेम्परेचर पे, तो ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिट करता है, जैसे जिंजली ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। कुल मिला के जो फैट है या लिपिड है वो या तो सॉलिड फैट है या लिक्विड फैट है। आपने देखा होगा जब नाजिया सर में सरसों का तेल लगाती है वो भी ऑयल है, बट उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है। और जब बशीर मक्खन खाता है तो वो सॉलिड है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है रूम टेम्परेचर से। अच्छा, एक है कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड का मतलब क्या हो गया, जिसमें लिपिड पार्ट भी होगा और नॉन लिपिड पार्ट भी होगा। जैसे इसकी एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड, मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन ओवर बॉडी, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। इसमें 2 फैटी एसिड होते हैं, एक ग्लिसरॉल होता है, ये तो फैट का ही पार्ट था, बट एक फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेस होता है जो नॉन लिपिड पार्ट है। ये पानी से प्यार करता है, ये पानी से नफरत करता है, बट लिपिड के से प्यार करता है। एग्जांपल हमारे पास लेसिथिन है, जिसमें 2 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, फॉस्फेट एंड कोलिन है, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। ऐसे ही हमारे पास और एग्जांपल है सेफलिन की, स्फिग्नोलिपिड की एटसेट्रा, फाउंड इन न्यूरॉन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, इसके बाद हमारे पास तीसरा बायोमॉलिक्यूल आता है, दैट इज प्रोटीन। आराम से अच्छे से समझना, ये एक हेटेरोपॉलीमर है अमाइनो एसिड का। बात समझिए, हेटेरो मतलब यहां पे जो भी यूनिट होगी वो अलग अलग होगी, जैसे ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, ए अलग है, डी अलग है, ठीक है। हर एक अमाइनो एसिड अलग होता है। और हमारे पास पता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं और 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। और एक अमाइनो एसिड दूसरे से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। मोस्टली प्रोटीन हैव सल्फर, बहुत सारी प्रोटीन होती है जिसमें सल्फर होता है। ओनली 20 अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। एक जगह लाइसिन होगा, अर्जिनिन होगा, एस्पार्टिक एसिड होगा, ग्लूटामिक एसिड होगा। अगर मैं एक अमाइनो एसिड जर्नली ड्रा करूं, उसके सेंटर में होगा कार्बन, एक तरफ होगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक तरफ क्या है, एसिड, और अगर दूसरी तरफ देखूं तो एक तरफ है अमाइन ग्रुप और एक तरफ अल्काइल ग्रुप है। ये चेन लंबी हो सकती है। और एक तरफ क्या है, दैट इज हाइड्रोजन। देखो, एक तरफ अमाइन ग्रुप, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, एक तरफ अमाइन ग्रुप, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ आमीना साहब, एक तरफ चौधरी साहब। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसका अमाइनो उठाएंगे, इसका एसिड उठाएंगे और इसको बोलेंगे अमाइनो एसिड। अब देखो, होता पता है क्या, कि समझना ध्यान से, ये कार्बन है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, और ये COOH है, और ये NH2 है। अब होगा क्या कि यहां का हाइड्रोजन यहां से उतरेगा और इसके पास लगेगा। तो अगर मैं अच्छे से बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव
और ये Cr और ये H और ये COO नेगेटिव। मतलब चौधरी साहब अपना प्रोटॉन इस नाजिया को दे देंगे, इस अमाइनो को दे देंगे और फॉर्मेशन करेंगे जिटर आयन की। जिटर आयन पे क्या होगा, अमाइन ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, अमाइन ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको बोलते हैं जिटर आयन। +1 -1, नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। और ये एक पीएच पे होता है, ये एक पर्टिकुलर पीएच होता है, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। जब एसिडिक मीडियम होगी तो ये सॉल्यूशन से प्रोटॉन पकड़ लेगा और प्रोटॉन चले जाएगा अमाइन ग्रुप के पास और नेट चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जब अल्कलाइन मीडियम होगी, यहां से प्रोटॉन उतर जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा नेट नेगेटिव चार्ज। याद रख लेना, जब एसिडिक मीडियम होता है तो प्रोटॉन अमाइन ग्रुप के पास आ जाता है, H3 पॉजिटिव हो जाता है, नेट चार्ज पॉजिटिव। और जब बेसिक कंडीशन होती है तो ये प्रोटॉन उतर जाता है और इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ध्यान से अच्छे से समझना। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर हैं जो मैंने आपको बताने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड ये चेन में लगे होते हैं और एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, एंड में इधर होता है, इनिशियल एंड में होता है एन टर्मिनल अमाइन ग्रुप लगा होता है और दूसरे एंड लास्ट एंड में सी टर्मिनल होता है जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है। एक तरफ आमना जी लगे होते हैं और एक तरफ चौधरी जी लगे होते हैं। अच्छा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वही लीनियर स्ट्रक्चर अगर स्पाइरली कॉइल कर दे तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सम पार्ट ऑफ द प्रोटीन थ्रेड दैट इज प्राइमरी प्रोटीन कन्वर्ट इनटू अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये लीनियर था, अगर ये ऐसे स्पाइरल हो जाए तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये अल्फा हेलिक्स ये सामने जो बना हुआ है ये अल्फा हेलिक्स है। अगर अल्फा हेलिक्स बन जाए, स्पाइरल हो जाए तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये क्यों होती है, क्योंकि कुछ जगह कार्बन और ऑक्सीजन होता है और कुछ जगह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, तो इसके बीच में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इज फाउंड, बॉन्ड इन अल्फा हेलिक्स इज पेप्टाइड बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी बताया ना, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 तरह की बॉन्ड होंगी, एक होगा हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होगी पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, अच्छा, ये बीटा प्लेटेड शीट भी सेकेंडरी कैरेक्टर है। इसमें क्या होगा, जो चेन होगी वो जिगजैग होगी, एक चेन ऐसे जिगजैग, दूसरी चेन भी ऐसे जिगजैग प्रोटीन की। ठीक है, और बीच में क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। जिगजैग स्ट्रक्चर 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में होती है और इसमें भी पॉलीपेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। देखा, एक चेन दूसरी चेन और बीच में क्या आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऐसा लगता है कि ये एक बीटा प्लेटेड शीट है। होप ये आपको समझ आया होगा। ट्रेशरी स्ट्रक्चर क्या होगा कि यहां पे इसको ट्रेशरी स्ट्रक्चर होंगे, हाईली कॉइल्ड होगा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा। मतलब जो ये चेन हुआ करती थी ऐसे वो कॉइल हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, और कौन सा स्ट्रक्चर बना लेगी, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना लेगी, मतलब सीधे से बन जाएगा गोल मोटाल। व्हेन अ प्रोटीन थ्रेड फोल्ड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ होलो वूवन वॉल, कैसे, जैसे पशम होता है ना जिससे आप स्वेटर बुनते हो, वैसे गोल आकार का बन जाए तो इसको बोलते हैं ट्रेशरी स्ट्रक्चर। लाइक अपीयरेंस एंड नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन अवर बॉडी। इसके बाद आता है दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी प्रोटीन। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ये मेड अप ऑफ 2 और मोर ट्रेशरी प्रोटीन। जैसे इंसुलिन है, इसमें एक एक्टिन की चेन है और एक
बीटा की चेन है, और यहां पे दो या दो से ज्यादा ट्रशरी प्रोटीन से, मतलब ट्रशरी स्ट्रक्चर से बने होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अल्फा हीमोग्लोबिन है, इसमें दो अल्फा चेन है और दो बीटा चेन है, अल्फा हेलिक्स के चेन और दो बीटा चेन। और मेनली कौन सा स्ट्रक्चर होता है, टू और मोर टर्शरी प्रोटीन। बात समझ है कि नहीं आई? तो ध्यान से देखा जाए, लीनियर तो प्राइमरी, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड तो वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज सेकेंडरी, ग्लोबुलर बने तो टर्शरी। और अगर अगर टर्शरी दो या दो से ज्यादा जुड़ जाएं तो क्वाटनरी, या ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंडरी दो से दो ज्यादा जुड़ जाएं तो वो क्या हो जाता है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए, डीएनए मतलब डैडी नजाइज औलाद ना, इसका मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। और ये हमारे करैक्टर कंट्रोल करता है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के करैक्टर कंट्रोल करता है। करैक्टर मतलब जैसे नाजिया गोरी क्यों है, बशीर काला क्यों है, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, डीएनए कंट्रोल कर रहा है। बशीर का नाक मोटा क्यों है, नाजिया के बाल घने क्यों हैं, नाजिया का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव क्यों है, ये सारा कंट्रोल करने वाला कौन है, डीएनए एंड आरएनए। वर्क एज अ जेनेटिक मटेरियल। और मैं बहुत अच्छे से बोलूं, ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड 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 आपस में जुड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। अगर मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, किसको, न्यूक्लियोटाइड को, बशीर साहब ध्यान इधर रखना, अब मैं आपको ना न्यूक्लियोटाइड समझा रहा हूं, ये न्यूक्लियोटाइड समझा रहा हूं। तो न्यूक्लियोटाइड में आप ध्यान से देखना, तो एक होती है पेंटोज शुगर, एक क्या होती है, पेंटोज शुगर। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बोल रहा हूं, पेंटोज शुगर, और साथ में होता है दैट इज नाइट्रोजिनस बेस। ठीक, ये नाइट्रोजिनस बेस चार अलग अलग तरीके से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक, और इसके नीचे होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बना होता है, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। और अगर आप ध्यान से देखो न्यूक्लियोटाइड तो कितनी जगह से, फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ है, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर से बना, इसमें कार्बन 5 होते हैं। अगर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस ही हूं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, क्या चीज अच्छे से समझनी है, मैं थोड़ा डिटेल डीएनए के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल करूंगा। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, डीएनए के स्ट्रक्चर, डीएनए में पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं। होता क्या है कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजिनस ये शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और यहां पे नाइट्रोजिनस बेस होगा, और मैं अभी बोल रहा हूं एडेनिन होगा। इसी तरह से हमारे पास ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े होते हैं। ठीक है, ये एडेनिन, गुआनिन। ठीक, इसी तरह से ये मेरे पास पेंटोज शुगर, फिर एट द एंड ये मेरे पास क्या है, पेंटोज शुगर है। ठीक है, जब इसके साथ नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन जुड़ा हुआ है, फिर ये मेरे पास क्या है, साइटोसिन जुड़ा हुआ है। अब ये है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस शुगर एंड फॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजिनस बेस शुगर एंड फॉस्फेट दूसरा। ठीक है, ये इस तरह से अटैच होते हैं, ये इस तरह से अटैच होते हैं, ये इस तरह से अटैच होते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, नंबरिंग यहां से शुरू होगी, तो ये एंड इसका फ्री है। ठीक है, फिर इस तरह से ये वाला एंड कौन सा, एक, दो, तीन, चार, पांचवा कार्बन एटम फ्री है। ठीक है, ये
इसकी एक स्ट्रैंड बनी, ये इसकी कितनी स्ट्रैंड बनी, एक स्ट्रैंड बनी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। फिर ये मैंने आपको क्या किया, कॉपी किया, ठीक, कॉपी किया, ठीक है। डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होती हैं ऐसी, ठीक है। कितनी स्ट्रैंड होती हैं, 2 स्ट्रैंड होती हैं। दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होती है, अगर एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरी जो होगी वो क्या होगी, दूसरी बिल्कुल एक सीधी होगी 5 से 3। तो एक आपको देखा, आप जब देखोगे तो एक होगी 5 से सीधा 3 प्राइम एंड, आपने देखा ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इधर इधर ऐसे याद रखना, आज तक ये जो ए है ना, ये बॉन्ड बनाएगा टी के साथ, ठीक है। ये टी के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और गुआनिन है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये जो ए है इसके सामने टी लगा होना चाहिए और डबल बॉन्ड होगी, जी के सामने सी लगना होना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड होगी, टी के सामने ए लगा होना चाहिए और डबल बॉन्ड होगी, सी के सामने जी लगा होना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड होगी। बात समझ आएगी नहीं? ये तो ये मेरे पास डीएनए का स्ट्रक्चर बना है, ठीक। डीएनए का क्या बना है, स्ट्रक्चर बना है। बात समझ आनी चाहिए, ठीक, समझा? अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूं, जो ये एडेनिन ग्वानिन होते हैं इनको बोलते हैं प्यूरिन्स, और ये जो होते हैं इनको बोला जाता है पायरामीडाइंस। और अब आपको ये चीज समझ आ चुकी है कि ये जो डीएनए है इसकी 2 स्ट्रैंड हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड, बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है दूसरे स्ट्रैंड के साथ 3 प्राइम से 5 प्राइम के तरफ, ठीक है। और फिर बाद में देखो तो इस तरह वो ऐसे हेलिकल शेप में आ जाता है, ठीक है, ऐसे हेलिकल शेप में आ जाता है, ठीक है। 5 प्राइम से ए 3 प्राइम तक, और 5 इस इधर से 5 प्राइम से 3 प्राइम तक। ये जो स्ट्रक्चर था ये देने वाला कौन था, दैट इन वाटसन एंड क्रिक। सी फॉर चौधरी साहब, डब्ल्यू फॉर वजाइद सर। वाटसन और क्रिक थे डबल स्टैंडर्ड, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताने वाले वाटसन और क्रिक थे। उन्होंने क्या कहा, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि डीएनए और आरएनए में फर्क है। क्या फर्क है, एक डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। दूसरा फर्क यह है कि इसमें जो पेंटोज शुगर है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इसके पेंटोज या राइबोज शुगर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है वहां पे थाइमिन होता है, यहां पे थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। अब नाइट्रोजनस बेस को थोड़ा समझ लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस में एक कैटेगरी होती है प्यूरिन्स की, जिसमें एडेनिन एंड ग्वानिन आते हैं, और एक आती है पायरामिडिन में जिसमें थाइमिन यूरासिल एंड थाइमिन आता है। यहां पे एडेनिन एंड ग्वानिन आता है, यहां पे साइटोसिन यूरासिल एंड थाइमिन आता है। अब याद रखना क्या याद रखना, के यूरासिल आरएनए में होता है और थाइमिन डीएनए में होता है। यूरासिल डीएनए में नहीं हो सकता और थाइमिन आरएनए में नहीं हो सकता। यह चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। अब आता है एंजाइम्स। व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइम्स, समझना ध्यान से। एंजाइम्स वो ऑर्गेनिक बायोकैटालिस्ट होते हैं विच इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। मान लो कि यहां ये ए से बनता है बी, ठीक है, ये आमिना से बनती है बबीता, 1 घंटा लगाती है। बट जब आमिना से बबीता बनेगी, कैटालिस्ट डालोगे, एंजाइम डालोगे तो 1 सेकंड लगेगा। मतलब ये जो एंजाइम्स होते हैं ये रिएक्शन के रेट को बहुत तेज कर देते हैं,
ठीक है। और ध्यान से देखना, एंड रिमेन अनचेन आफ्टर द रिएक्शन, एंजाइम के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, सारे एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। फास्टेस्ट एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब ध्यान से देखना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और बनता है कार्बोनिक एसिड। इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम द रेट ऑफ रिएक्शन इज 200 मोल पर आवर्स, मतलब 1 घंटे में 200 मोल बनते हैं। बट जब आप कैटालिस्ट डालते हो, कार्बोनिक एनहाइड्राइज डालते हो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है और ये कितना बनता है 6 लाख मोल पर सेकेंड। तो ध्यान से देखा जाए, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, एंजाइम रिएक्शन को दौड़ाता है, एंजाइम रिएक्शन को फास्ट करता है। ओके, अच्छा, टाइप ऑफ कैटालिस्ट, कुछ होते इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट में हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर यूज होगा, या लिथियम यूज होगा, या प्लैटिनियम यूज होगा, या प्लैडेनियम यूज होगा। लिथियम, प्लैटिनियम एंड प्लैडेनियम यूज होगा। ऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो होते हैं वो होते हैं एंजाइम एक्टिव एट लो टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर में ये एक्टिव होते हैं। ये नैरो रेंज में ही एक्टिव हो सकते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जल जाएगा और डीनेचर हो जाएगा, कम होगा तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर रेंज रहती है जिसमें वो अच्छे से काम कर पाते हैं। अगर उस रेंज से बढ़ जाएगा तो जल जाएगा, नीचे आएगा तो इनएक्टिवेट हो जाएगा। एंजाइम ऑफ थर्मोफिल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिवेट एट हाई टेम्परेचर दैट इज 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस। जो थर्मोफिल्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पे रहना पसंद करते हैं, उस केस में जो टेम्परेचर है वो एक्टिवेट किस किस के बीच में रहता है, 80 और 90 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर आप एंजाइम के स्ट्रक्चर को बताएं, ठीक है, अगर आप एंजाइम के स्ट्रक्चर को बताएं तो आप ध्यान से देखो, ये आपके सामने एंजाइम है, एक एक्टिव साइट है, यहां पे वो जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है, मतलब यहां पे जो चीज जो रिएक्टेंट है वो आके जुड़ेगा, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। ये यहां से प्रोटीन थोड़ा फोल्ड हो जाता है और यहां पे सबस्ट्रेट एक्टिव साइड बनती है। और यहां पे कुछ एंजाइम्स में अलोस्टेरिक साइड होती है, फाउंड इन अलोस्टेटिक एंजाइम ऑलवेज। सब एंजाइम्स में ये अलोस्टेरिक साइट नहीं होती, सिर्फ एलोस्टेरिक एंजाइम्स में ही ये एलोस्टेरिक साइट होती है। जब एलोस्टेरिक कंपाउंड यहां जुड़ता है तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुना, कैटालिटिक साइकिल ऑफ अ एंजाइम, कि किस तरह से एंजाइम काम करता है। ये मेरे पास एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है उसकी, ये सबस्ट्रेट आके जुड़ा, सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम देन इंड्यूस चेंजेस इन एक्टिव साइज, hence substrate tightly attached to the active site and fit in it। सबसे पहले सबस्ट्रेट आके एंजाइम में जुड़ेगा और अच्छे से जुड़ेगा, ठीक है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। मतलब एंजाइम आया, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा, इतने अच्छे से जुड़ा कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम ब्रेक डाउन द सबस्ट्रेट, फिर एंजाइम ने सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया और फिर क्या बना, एंजाइम प्रोडक्ट सबस्ट्रेट, और फिर जो प्रोडक्ट था वो रिलीज हो गया और एंजाइम अपनी शक्ल में वापस वैसे ही हो गया। और एक चीज याद रखना, एवरी सबस्ट्रेट हैव डिफरेंट एंजाइम। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर सबस्ट्रेट इस शक्ल का तो एंजाइम ऐसा, अगर सबस्ट्रेट इस शक्ल का तो एंजाइम ऐसा होगा, जो इधर जाके फिट होना चाहिए। इसी को बोला जाता है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या बोलती है, एवरी सबस्ट्रेट हैव डिफरेंट एंजाइम, क्योंकि हर सबस्ट्रेट का शक्ल अलग अलग है। हाँ देखो, हर ताले की चाबी अलग अलग होती है। एवरी लॉक हैव डिफरेंट
की। उसी तरह एवरी सबस्ट्रेट हैव अ डिफरेंट एंजाइम। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ऐसे समझ लो कि शाजिया बशीर की गर्लफ्रेंड है, तो वो उसको ही पसंद आएगी, खुद उसके साथ ही अटैच होगी। और यहाँ पे साजिद इरम को पसंद करता है तो उसी के साथ अटैच होगा। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं है? उसी के साथ वो क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, हाउ एंजाइम स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, कि ऐसा क्या होता है कि एंजाइम स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, मतलब जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसको कम कर देता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब होता पता है क्या? आराम से समझना। ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। समझ आया कि नहीं? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। उसको क्या बोला जाता है? दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। बट जब एंजाइम होता है, जब एंजाइम आता है तो ये पाथ चेंज कर देता है। तो खुद देखो, नई वाली एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ये रिएक्शन विद एंजाइम थी, ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम है। एंजाइम आने से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? कम, और रिएक्शन फास्ट हो जाती है। मान लो कि ये यहां पे बशीर साहब हैं, बशीर को डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर। तो ये मेहनत करेगा और एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी उसकी क्या आ गई? मेहनत आ गई। बट अगर उसको अच्छा गाइडर मिल गया, मिल गया, एंजाइम मिल गया, अच्छा टीचर जैसे वजाहिद सर मिल गया, तो वजाहिद सर क्या कर देगा? उसका जो ये वाली मेहनत है उसको कम कर देगा। जो वो 10 साल में डॉक्टर बनेगा वो कितने साल में बन जाएगा? 2 साल में। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है पीएच। सबसे पहले क्या है? पीएच। देखो, सबसे पहले पीएच है, तो पीएच में देखो, पहले अगर आप पीएच की वैल्यू बढ़ाओगे तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, बट एक नैरो रेंज तक बढ़ाओगे तभी बढ़ेगी। उसके बाद अगर बढ़ाओगे तो पीएच की एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि एक नैरो रेंज में ही पीएच वर्क करता है। अभी बस इतना याद रखो, पीएच बढ़ाओगे, एक्टिविटी शुरू में बढ़ेगी। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? मतलब बढ़ेगी। और उसके बाद अगर पीएच बढ़ाओगे तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेगा, पीएच कम होगा तो अच्छे से काम नहीं करेगा। एक नैरो रेंज रहेगी, नैरो रेंज मान के चलो पीएच 6 से लेकर 8 तक अच्छे से काम करता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस में भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद है टेम्परेचर। याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी और उसके बाद कम हो जाती है। एक नैरो रेंज में ही एक्टिविटी रहती है। मान लो कि 25 डिग्री से 35 डिग्री तक अच्छे से काम करता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्टिविटी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो एंजाइम इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, और अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो एंजाइम बर्बाद हो जाता है, जल जाता है। ये याद रख लेना। ठीक है, उसकी तरह से है। उसके बाद क्या है? दैट इज एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो आपको ये चीज आपको अच्छे से पता है। क्या पता है? कि ए जब बी बनाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1। ये माना जाता है जितना ए ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। ए ज्यादा होगा मतलब जितना आप मटेरियल ज्यादा दोगे मिस्त्री को, मिस्त्री उतनी जल्दी काम करेगा और उतना अच्छा घर बनेगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद एंजाइम सारे बिजी हो जाते हैं, और एंजाइम सारे बिजी हो जाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई फर्क नहीं
पड़ेगा। याद रखना, कंसंट्रेशन बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ती है क्योंकि सारे एंजाइम उसको पकड़ते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने लग जाते हैं। बट एंजाइम थोड़ा से क्वांटिटी में होता है, थोड़े से क्वांटिटी में होता है। कौन से कितने क्वांटिटी में होता है? बिल्कुल कम मिकदार में होता है। जब कम मिकदार में होता है तो हर एक सब्सटेंस को पकड़ नहीं सकता, तो कुछ देर के बाद जब सब्सटेंस बढ़ाते हो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता। अच्छा, एक होती है Km वैल्यू, ये होती है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एट विच वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बिकम V/2। वो कंसंट्रेशन जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी के आधे हो तो उसको बोलते हैं Km वैल्यू। इसको मिचेल मेंटन कांस्टेंट भी कहते हैं। अच्छा, कुछ होते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होते हैं? रोकने वाले। एनी सब्सटेंस दैट कैन रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन इज कॉल्ड इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होगे? वो कंपाउंड जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं। टाइप्स ऑफ इनहिबिटर, एक होता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये क्या होता है? दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट। अब देखो, ये सबस्ट्रेट देखो और ये इनहिबिटर देखो। अब सबस्ट्रेट की जगह सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा, इनहिबिटर जाके जुड़ेगा। तो एंजाइम कभी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा ही नहीं, तो उसकी वजह से इसकी एक्टिविटी कम होगी, ये कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। जैसे सक्सीनेट एंड मेलेट, ठीक है, मेलोनेट। अब होता क्या है? तो सक्सीनेट जुड़ता ही नहीं है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। ये इसके साथ जुड़ता है और हमारे पास फ्यूमरेट बनता है। होता क्या है कि एंजाइम के साथ ये जुड़ना चाहिए था बट जुड़ा Cl। अब इसको कन्वर्ट करेगा ना, वो इसको थोड़ी कन्वर्ट करेगा। इसकी वजह से जो मैन रिएक्शन थी उसका रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसके बाद है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर NCl। दे आर स्ट्रक्चरली डिसिमिलर टू द सबस्ट्रेट। देखो, ये ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं जो स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होते हैं, मतलब सबस्ट्रेट के साथ नहीं मिलते। द बाइंड टू एलोस्टेरिक साइड, ये एलोस्टेरिक साइड पे जाके जुड़ते हैं अदर देन एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, अदर देन। उसकी वजह से ये एलोस्टेरिक का मतलब होता है जो एंजाइम को और तेज कर देता है। ये जुड़ने से एंजाइम स्लो हो जाता है, तो वो सबस्ट्रेट के साथ भी इवन बाइंड नहीं करता और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता। मेरी बात ध्यान से समझना। देखो, ये एंजाइम है, इसका रिलेशनशिप चलता है शाजिया के साथ, ठीक है। इमरान का रिलेशनशिप चलता है शाजिया के साथ। अब शाजिया दौड़ती इससे मिलने जाती है, बट ये मिल ही नहीं पाता, इमरान से नहीं मिलना पाता। उसकी जगह कोई दूसरी चिंटी आ जाती है और इसके साथ मिलती है। तो ध्यान से देखा जाए, अब जुड़ना इसको था बट जुड़ गया कौन? चिंटी। इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? कम हो गया है, ठीक। इसके बाद है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होता है? एक होता है होलो एंजाइम में होता है एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एपो एंजाइम, और एक होता है नॉन प्रोटीन प्रोनाइन जिसको को फैक्टर भी बोलते हैं, एसेंशियल फॉर द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। ये दोनों ये इसके साथ मिलता है तो एंजाइम की एक्टिविटी और ज्यादा फास्ट हो जाती है। मैं बोल रहा हूं ये जो को फैक्टर है ये तीन तरह का हो सकता है। एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज टाइटली बाउंड विद द एपो एंजाइम, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके साथ अच्छे से बाइंड हो जाता है। जैसे हीम ग्रुप इन पर ऑक्साइड एंड कैटालेस, ये ध्यान में रख लेना। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जब एपो एंजाइम से साथ जुड़ेगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे, वो एक को फैक्टर होगा जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। फिर एक होता है को एंजाइम, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विच आर लूजली अटैच विद द एपो एंजाइम फॉर द शॉर्ट और टेम्परेरी पीरियड। ये बहुत देर तक जुड़ता है, ये शॉर्ट टाइम पीरियड तक जुड़ता है। जैसे NADP, विटामिन B3 जिसको नायासिन भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक को फैक्टर क्या हो गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर आयोन इज लूजली अटैच विद द एक्टिव साइड ऑफ द एपो एंजाइम थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक को फैक्टर। किसके साथ जुड़ता है? एपो एंजाइम के साथ जुड़ता है। जैसे जिंक जुड़ता है कार्बोक्सिलिक पेप्टेसिस के साथ या कार्बोनिक एनहाइड्राइज के साथ, या कैल्शियम जुड़ता है सक्सिनाइल डिहाइड्रेज के साथ। अच्छा, ये को फैक्टर ध्यान में रखना कि ये जो
कोफैक्टर्स होते हैं, ये जो कोफैक्टर्स होते हैं ये एपो एंजाइम के साथ जुड़ते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को और फास्ट कर देते हैं। मतलब एंजाइम फास्ट होता है, ये फास्टम फास्ट काम करता है। एक डर काम करेगा, एक डराडर काम करेगा। डराडर कब काम करेगा? जब एपो कोफैक्टर इस एपो एंजाइम्स के साथ जुड़ेगा। अब इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। 6 मेजर क्लासिफिकेशन है। एक है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाते हैं, जैसे कैटालेज एंड परऑक्सीडाइज। जैसे ए की ऑक्सीडेशन हुई, बी की रिडक्शन होगी। ट्रांसफेरेज जो हो गया, जो ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, जैसे ये ए है, जी ग्रुप इधर ट्रांसफर हो गया। बात समझ आई? जैसे मतलब गुड्डी अशरफ की गर्लफ्रेंड थी, फिर गुड्डी को ट्रांसफर किया गया किसके पास? बशीर के पास। ये गुड्डी अब बशीर की गर्लफ्रेंड हो गई है। और यहां पे एंजाइम यूज हुआ काइनेस। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी की मदद से किसी के बॉन्ड ब्रेक किया जाए और जो दूसरा कंपाउंड, जैसे ये वाला कंपाउंड हुआ, ये जाके ए के साथ जुड़ गया है। हाइड्रोलाइसिस मतलब हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर अकर, मतलब पानी डाला, इस बॉन्ड को तोड़ा, OH उधर अटैच हो गया और BH के साथ अटैच हो गया है। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते हैं। कुछ एंजाइम होते हैं लाइगेज करते हैं। लाइगेज का मतलब क्या हो गया? लाइएज का मतलब क्या हो गया? जो डबल बॉन्ड को जोड़ते हैं। देखो डबल बॉन्ड जुड़ रहे, ठीक है, और यहाँ पे XY अलग से जुड़ रहे हैं। आइसोमेरेज मतलब जो स्ट्रक्चर को चेंज करे, पहले AB था, अब BA बन गया। अब क्या बन गया? BA। ग्लूको आइसोमेरेज ऐसा काम करता है। लाइगेज कौन से हो गए? जो दो को जोड़ें, लाइगेज मतलब चिपकाएं, ठीक है, उसको बोलें ए और बॉन्ड फॉर्मेशन करें, उसको बोलते हैं लाइगेज। होप आपको ये लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से बायोमॉलिक्यूल आपको समझाया है। जितना मैंने बताया है प्लीज आप उतना कर लेना। जितनी एग्जांपल्स बताई हैं वो दिमाग में रखना। वीडियोस थोड़ी सी लेट हैं बट मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं कि आपको हर एक वीडियो मिले, ठीक है। नोट्स टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। बशीर साहब, नाजिया जी से बातें कम करना और चैटें कम करना। शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, जय हिंद, वंदे मातरम।